अभी तक हम लोगों ने जो है 3 लेक्चर्स में पढ़ा था। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ आइडिया क्या था, ट्रस्ट क्रिएट करने का। उसके बाद कैसे ट्रस्ट क्रिएट होती है। उसके देन आफ्टर हम लोग ने कैसे उस ट्रस्ट को क्रिएट करके उसकी पार्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक स्पेसिफिक टाइप है चैरिटेबल ट्रस्ट, जो लार्जली यूज होता है हम लोग के द्वारा। कभी भी किसी भी फील्ड में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि चैरिटी की जा रही है, चैरिटेबल ट्रस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो आखिर चैरिटेबल ट्रस्ट का काम क्या होता है, कैसे हम लोग अब उसे स्पेसिफाई करते हैं और किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाता है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक चीज़, एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो पहले पढ़ा उसी के एसेंशियल्स को हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट पर लगाएंगे। मतलब आज हम लोग एक एग्जाम्पल को पूरी तरह से सारे एलिमेंट्स जो अब तक हम लोग ने पढ़े हैं उसको एग्जीक्यूट करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें अदर एक्ट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे, जैसे सीपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। उसके अलावा जो है आपके अदर वक्त में कैसे यूज होता है, अदर चैरिटीज़ में कैसे ट्रस्ट बनते हैं। तो हम लोग अब स्पेसिफिकली इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बारे में नहीं रहेंगे, हम लोग अब डायस्पोरा अपना और बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, कि जैसे लीगल लैंग्वेज में किस तरह काम हो रहा है एक्चुअल वर्ल्ड में, इनकम टैक्स में भी यूज होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट आप बनाते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। तो उसके सेक्शंस क्या क्या है, स्पेसिफिकली हम लोग पूरे इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है, बस ट्रस्ट जहाँ जहाँ छू रहा है जाके, जिस अदर एक्ट्स में जाके वो टच कर रहा है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। सीपीसी में भी टच होता है, पब्लिक चैरिटीज करके सेक्शन 92 है उसमें है। तो ये चीज़ें हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे, तो इससे आपका ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि ट्रस्ट का एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो आप पढ़ रहे हो अभी तक वो कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट होता क्या है। तो अभी तक कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन की बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि चैरिटेबल ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। बहुत सिंपल सी चीज़ है, चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा है तो चैरिटेबल पर्पस के लिए था। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने देख लिया था कि जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट होंगी दे ऑल आर पब्लिक पर्पस, लोक प्रयोजन के लिए होगा। सबसे बड़ा जो वेलफेयर होगा वो पीपल का वेलफेयर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि चैरिटेबल ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। पर्पस हमने पढ़ा था सेक्शन 4 में, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, ये लॉफुल पर्पस है, चैरिटेबल पर्पस है। इफ द ऑब्जेक्ट इज द एडवांसमेंट ऑफ अ पर्पस रिगार्डेड बाय लॉ एज फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल कम्युनिटी, सामान्य समुदाय, मतलब जनरल इन पीपल, पीपल की बात कर रहा है, पब्लिक की बात कर रहा है, तो जनरली किसी के लिए भी चैरिटी बनाई जा सकती है, क्लासिफाई इसमें कर दिया गया है। देन द ट्रस्ट इज रिगार्डेड एज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो बेसिक इसमें क्रक्स समझ में आ रहा है। अगर आपको वर्डिंग्स नहीं समझ में आ रही वो चेंज कर सकते हैं आप लोग एज पर अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, कंफर्ट के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक कहने का क्रक्स ये है इसमें कि पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक इन जनरल के लिए, कभी भी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है तो चैरिटेबल पर्पस में किया जाता है। तो सिर्फ ये तो एक क्रक्स है। आगे कई सारे डिसीजंस भी आए हैं, कई सारे गाइडलाइंस भी पास हुई कि क्या चैरिटेबल पर्पस होंगे, कैसे क्या होंगे, वो हम लोग आगे देखते चलेंगे। ठीक है, टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, to obtain the status of a charitable trust, what is important is the nature of purpose only. सबसे important चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए उसका पर्पस होता है, जो ऑलवेज चैरिटी होता है। चैरिटी वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर लीजिए। जो पर्पस के लिए हम शुरुआत में बता रहे थे, नाइट वर्सेस नाइट का केस बताया था, कई सारे केस बताए थे, उसमें पर्पस वर्ड बार बार आ रहा है, बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इंटेंशन पर्पस, ऑब्जेक्ट इंटेंशन पर्पस। तो पर्पस वर्ड यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहा है कि उसका पर्पस क्या है, उसी में डिसाइड हो जाएगा कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट है कि नहीं है। ये हमने पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट में ही पढ़ा था। अगर पर्पस पब्लिक है, प्राइवेट है, वो ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है पर्पस में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ चैरिटेबल ट्रस्ट मे बी डिस्क्राइब एज अ ट्रस्ट for the accomplishment of some purpose which is charitable in nature and beneficial to the public, beneficial to the public और charitable in nature।
चैरिटेबल इन नेचर इंपॉर्टेंट है और पब्लिक पर्पस के लिए। प्राइवेट के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। चैरिटेबल ट्रस्ट जब भी हम बात करेंगे तो ऑलवेज किसके बारे में बात करेंगे? पब्लिक के बारे में। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ देयर इज एनी मेंशनिंग ऑफ चैरिटी इट शुड बी, इट मस्ट बी अ पब्लिक पर्पस ट्रस्ट, इट इज अ पब्लिक ट्रस्ट। सो ये एक डिफरेंस आपको माइंड में हमेशा रखना है। कभी भी आपका आंसर या टिक मार्क है तुरंत आप उसमें मार्क करिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ा चैरिटेबल इन नेचर होना चाहिए और बेनिफिशियल टू द पब्लिक, लोगों के लिए वो बेनिफिट हो, लोग प्रयोजक हो, लाभार्थी से कौन हो? लोग हो, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पैरा में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समझ में ना आ रहा वर्ड, ठीक है। तो सेकंड पैरा में कह रहा है अ चैरिटी मस्ट बेनिफिट एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस नहीं है। एग्जांपल दे, टाटा मेमोरियल वाला फिर से लेते हैं। क्या अभी भी किसी को पता है कि कैंसर पेशेंट्स कितने हैं इस वर्ल्ड में? कोई भी कहीं का भी जा सकता है वहाँ पे इलाज कराने? क्या डेफिनेट नंबर ऑफ पर्संस वहाँ पे अवेलेबल है? नहीं है। तो कैंसर पेशेंट्स कितने भी हो सकते हैं, उनका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है उसमें तो वहाँ पे ये स्पेसिफाई ऑलरेडी हो गया, कोई भी आ सकता है, इसीलिए पब्लिक वर्ड यूज हुआ है, प्राइवेट पर्सन यूज नहीं हुआ है। प्राइवेट होगा तो नंबर असर्टेन्ड हो जाएंगे। नंबर असर्टेन्ड मतलब हम बता रहे हैं कि क्लास के 5 बच्चे ही सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमने असर्टेन कर दिया, प्राइवेट अथॉरिटी बना दी, कोई भी पूछ सकता है। तो पब्लिकली हमने पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बारे में पढ़ा है। पब्लिक ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, सेम वैसे एग्जीक्यूशन इसमें भी होता है, ठीक है। सो इट मस्ट रिफर टू अ डेफिनेट क्लास और कम्युनिटी और अ सेक्शन ऑफ पब्लिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेट क्लास हो, कम्युनिटी हो या सेक्शन ऑफ पब्लिक हो, ठीक है। बट दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल को आप लोग मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। और अब फ्लक्चुएटिंग बॉडी मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है कि हम पहले जो है सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को दे रहे हैं, फिर उसके तुरंत बाद फ्लक्चुएट करके महाराष्ट्र के कैंसर पेशेंट को देने लगे, फिर फ्लक्चुएट करके हमने बोल दिया कि सिर्फ मुंबई के लोगों को देंगे। तो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। दिस एलिमेंट डिस्टिंग्विशेस अ चैरिटी फ्रॉम अ प्राइवेट ट्रस्ट। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हमारी समझ आ रही है हमारी बात। यहाँ पे प्राइवेट ट्रस्ट से अलग कर पाने की सबसे बड़ी चीज क्या है, यही पॉइंट है कि प्राइवेट इंडिविजुअल पे ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दिस एलिमेंट डिस्टिंग्विशेस अ चैरिटी फ्रॉम अ प्राइवेट ट्रस्ट। द नेक्स्ट एलिमेंट इज दैट ऑफ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, व्हाट इज अल्ट्रुइज्म? दूसरों पे उपकार करने की प्रथा, दूसरों पे उपकार करना चाहते हैं। अल्ट्रुइज्म का जो बेसिक इंसेंस है वो कह सकते हैं दूसरों के उपकार करने की प्रवृत्ति। आप बिना किसी कंसिडरेशन के, ग्रेशियस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, ग्रेशियसली हम आपको कोई चीज दे रहे हैं, ग्रेचुटी में दे रहे हैं, किसी चीज को आपको ग्रेशियसली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अल्ट्रुइज्म पे आता है, दूसरों को उपकार करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, ठीक है। एंड अल्ट्रुइज्म इज ऑलवेज मेरिटियस, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। आप किसी को उपकार कर रहे हैं, किसी के साथ आप भला कर रहे हैं, तो उसमें धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट इज अल्ट्रुइज्म एंड अल्ट्रुइज्म इज ऑलवेज मेरिटियस, ठीक है। मेरिटियस समझ में आ रहा है, सही होना चाहिए, सराहनीय होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि वो एसेंस वही रहेगा जो अल्ट्रुइज्म है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी फॉल्टी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, अगर हमने जो है एक बनाया बालगृह, ठीक है, बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाई, इसमें एक घर था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे रिटर्न किया, साइन किया, रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अंडर सेक्शन 5 पे, ठीक है, प्रॉपर्टी वहां डिफाइन है, इमूवेबल, मूवेबल में इमूवेबल होता है तो रिटर्न, साइन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, मूवेबल होगा तो बाय डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो वहां पे हमने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर लिया हमने, बच्चों को दे दिया और उन्हीं बच्चों के हमने ऑर्गन निकाल के बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमने घर उनके वेलफेयर के लिए बनाया। दूसरा कॉन्सेप्ट वहां पे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, जो बताया नहीं किसी को, उनके ऑर्गन्स को निकाल के बेचना शुरू कर दिया। तो ये ट्रस्ट पहले ही वॉइड हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले ही बताया था पर्पस जो है, एक पर्पस अगर सही है, एक पर्पस गलत है, तो पूरा ओवरऑल भी वो वॉइड हो जाएगा। तो बेसिक डिस्टिंक्ट पकड़ पा रहे हैं आप लोग इसमें। चैरिटेबल ट्रस्ट में
अगर अल्ट्रुइज्म की बात हो रही है, अल्ट्रुइज्म मतलब लोगों के उपकार के लिए, लोगों के प्रयोजन के लिए, लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, अगर इसके लिए बात हो रही है तो कभी भी इस बारे में नहीं सोचना है कि उसमें कुछ गलत इंटरव्यू आप कर सकते हैं। तो प्योरली अल्ट्रुइज्म होना चाहिए, प्योर अल्ट्रुइज्म में इंपॉर्टेंट है चैरिटी के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। द वर्ड चैरिटी इंप्लाइज एन इंस्टिल्ड वर्च्यू एज मोटिवेटिंग पावर। इंस्टिल्ड वर्च्यू मतलब हमेशा वर्च्यू जो होगा, वर्च्यू मतलब सद्गुण की बात कर रहा है। यहाँ पे जो है साफ दिल समझ में आना चाहिए कि उसकी मोटिवेशन की जो पावर है, अब टाटा ने, रतन टाटा जी ने इतनी बड़ी वो टाटा ट्रस्ट बनाई, उनके ओवरऑल पर्सोना की बात करें हम लोग तो उनके ऊपर जल्दी कोई आरोप लगा नहीं है, ठीक है। ही इज अ मैन विद डिग्निटी, ही इज सो ग्रेशियस, उन्होंने इतना सब कुछ किया इंडिया के लिए, इसीलिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इतने बड़े, और आज भी उनको हम लोग जानते हैं, है ना, और इतना याद करते हैं। अभी तक भी हुई तो कई लोगों ने स्टेटस लगाए, कई लोगों ने उसके बारे में बात किया, ठीक है ना। तो उनका जो अटमोस्ट ट्रस्ट था वो इंस्टिल्ड वर्च्यू था, उनके सद्गुण पैदा करने को वो और ज्यादा आगे बढ़ा रहे थे ग्रेशियसली, किसी प्रकार का उसमें दोष नहीं पाया जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो अल्ट्रुइज्म का एग्जाम्पल हमेशा प्योर रहना चाहिए, ठीक है। किस लिए? उसकी मोटिवेटिंग पावर के लिए। चैरिटी वेदर इन बाउंटीफुल जेनरोसिटी, बाउंटीफुल जेनरोसिटी मतलब भरपूर उदारता, भरपूर उदारता थोड़ा वर्ड टफ है पर उसका मतलब है भरपूर उदारता। बाउंटीफुल जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब उदारता, बाउंटीफुल मतलब भरपूर, पूरी तरीके से वो जो है जनरस होना चाहिए। टू द पुअर इन और इन दैट काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस इन वंस ओपिनियन ऑफ अदर स्टिल रिटेन्स अ हिंट ऑफ इट्स अर्ली मीनिंग ऑफ ब्रदरली लव एंड कंपैशन। तो नॉर्मल सा ये तो प्रियम्बल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कहने की बात ये है, थोड़ा सा दार्शनिक है, फिलॉसफी है। तो बेसिक ये है कि यहाँ पे पॉजिटिवली पूरा देखना है, उसमें ब्रदरली लव होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई बोनाफाइड सब वो नहीं होना चाहिए हमेशा, कि बोनाफाइड होना चाहिए, मेलाफाइड होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। मेलाफाइड इंटेंशन हुआ तो उसको स्ट्राइक डाउन करा सकते हैं, बस आपको इंटेंशन और एक्ट बता देना उसमें। तो ऑलरेडी वहां पे बता दिया हमने, नाइट वर्सेस नाइट के केस में 3 एलिमेंट्स पढ़े थे, सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेनिफिशियरी की बात कर रहा है, बेनिफिशियरी यहाँ पब्लिक है, ठीक है। इस सब्जेक्ट मैटर वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, यहाँ पे इंटेंशन पब्लिक पर्पस के लिए अल्ट्रुइज्म होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया है केस लॉ। तो केस लॉ में क्या देख सकते हैं, देवकीनंदन वर्सेस मुरलीधर। ये पहले भी हमने केस पढ़ा है 1957 का, पब्लिक ट्रस्ट में जब पढ़ रहे थे। तो पब्लिक ट्रस्ट का डिफिनीशन हमेशा जब भी ये केस आएगा तो इसमें याद रखिएगा, पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट के बीच में डिस्टिंग्विशन बताया गया है, क्या डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट में वो बताया गया। तो जब भी इस केस के बारे में कोई भी बात छिड़ेगी तो सबसे पहले आप पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में दिमाग में लेके चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रस्ट इज दैट वेयरएज इन द फॉर्मर द बेनिफिशियरीज आर प्राइवेट और स्पेसिफिक इंडिविजुअल। फॉर्मर मतलब प्राइवेट की बात कर रहा है, प्राइवेट में जो बेनिफिशियरीज है वो कौन है, स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिए जाएंगे या कोई प्राइवेट मेंबर होगा। जबकि फॉर्मर में क्या, लेटर में क्या कह रहा है, दे वर जनरल पब्लिक और क्लास देयर ऑफ। क्लास में कंफ्यूज मत होइएगा, सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक बोल दिया है तो सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक में आप प्राइवेट मेंबर मार्क करके नहीं आएंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइवेट मेंबर में कुछ सर्टेन क्लास बना दिया, कुछ 10-15 से लोग थे उनको मिलकर बना दिया, वो प्राइवेट मेंबर थे उन्होंने अपनी क्लास बना ली, तो वो प्राइवेट क्लास हो जाएगी, ना कि क्लास ऑफ पब्लिक पर्पस होगी। तो डिस्टिंक्शन माइंड में क्लियर रखिएगा कि 10-15 तो प्राइवेट पर्सन मिल गए, उन्होंने अपनी एक क्लास बना ली, तो आप तो कह सकते हैं कि सर वो भी एक क्लास है, कॉमन जनरल पब्लिक के लोग हैं, पर वो पर्टिकुलरली उनका आपस में साथ आना किस मोटिवेशन, किस इंटेंशन के अंडर में, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्लैरिफाई कर पा रहे हैं डिस्टिंक्शन क्या है इसमें, ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाइल इन द फॉर्मर द बेनिफिशियरीज आर द पर्सन हु आर असर्टेन। मतलब प्राइवेट वाले में ऑलरेडी बता दिया गया है जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे प्राइवेट इंडिविजुअल वो असर्टेन होंगे। असर्टेन मतलब लिमिटेड होंगे, लिमिटेड मतलब गिनती के होंगे, ठीक है। असर्टेन मतलब पहले से तय जितने हैं उतने ही रहेंगे। बट फॉर द चैरिटेबल ट्रस्ट दे शुड बी अनलिमिटेड, वो असर्टेन नहीं होंगे, ठीक है ना। दे कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ असर्टेनमेंट। मतलब कैंसर पेशेंट्स की बात कर रहे थे, कैंसर पेशेंट को ये बता दिया गया इतने लोग आ रहे हैं, मुंबई के मान लीजिए खार में जा रहे हैं या पर्टिकुलरली दादर में 2 हॉस्पिटल्स हैं उसके, ठीक है।
तो वहाँ पे जा रहे हैं, वो सब पेशेंट्स को देख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पेशेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ पेशेंट की जानकारी तो रख सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे रोक रहे हैं। पब्लिक पर्पस इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रस्ट को किस लिए बनाया जा रहा है, उसका एग्जीक्यूशन क्यों किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब भी कोर्ट इंटरप्रेट करती है, इन सब चीज़ों को देख के करती है, तो कभी भी आप भी एज अ जज अगर आप कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पहले उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए, देन आफ्टर दैट जो आपकी नॉलेज अभी तक आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए कि आप उसको कैसे लगाना चाहें, ठीक है। देवकीनंदन वर्सेस मुरलीधर का केस, कोई दिक्कत किसी को? सिंपल सा प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अब एक बार हम लोग उसको और अच्छे से क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होती है। सबसे पहला उसमें बता दिया गया एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल, उसका पर्पस क्या होगा, चैरिटेबल होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा। तीसरा क्या है, चैरिटेबल इन नेचर। अब चैरिटेबल इन नेचर भी है और एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल है, मतलब क्या डिफरेंस इसमें? हमने तो वही कर दिया, कहानी ऐसे पकड़े चाहे ऐसे घुमा के पकड़े, कहानी तो पकड़ रहे, डिफरेंस है। एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल अगर हुई, जरूरी नहीं वो चैरिटेबल नेचर की भी हो। स्टार्टिंग में एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल हमने इंस्ट्रूमेंट डीड में लिख दिया, ट्रस्ट डीड में हमने लिख दिया कहने को वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है। उसके बाद चैरिटेबल इन नेचर मतलब कि उसका जो क्रक्स निकल के आया लास्ट में जो वो ट्रस्ट काम करेगी वो भी चैरिटेबल इन नेचर होगा। तो बिफोर एग्जीक्यूशन आफ्टर एग्जीक्यूशन का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं समझ में आया? अभी किसको नहीं समझ में आया? सबको। कहना ये चाह रहे हैं, हमने एक ट्रस्ट बनाई, सपोज दैट वही 5 ईयर वाला फिर से पकड़ते हैं, ठीक है, लॉ के बच्चों के लिए हमने ट्रस्ट बनाई और हमने ट्रस्ट में लिख दिया पब्लिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिकली सारे लॉ के बच्चे जो है अपना रिसर्च पेपर हमको सबमिट करें, 5,000 रुपीज़ ले जाए। हमने लिख दिया और कहा चैरिटी के लिए हम कर रहे हैं। और जब उसके बाद आप लोग आए तो हमने कहा कि उस रिसर्च पेपर में जो है उसका यूज़ हम अपने लिए करेंगे और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उस रिसर्च पेपर को भेज के आप लोग के काम का जो पैसा अच्छा मिलने वाला था वो हम अपने पास रख ले रहे हैं। आपका पर्पस तो हम फुलफिल कर दिए ना, 5,000 दे के आप लोग का तो नहीं लिया, किसी में से आपने किसी अच्छे बच्चे ने बहुत अच्छा लिख दिया, आप ही सबने बहुत अच्छा लिख दिया, हमने तो उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लिया। तो क्या चैरिटेबल पर्पस रह गया? चैरिटेबल पर्पस नहीं रह गया, उसका नेचर बदल गया। नेचर बदल गया, समझ पा रहे हैं? एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल, पहले वो सही तरीके से लिखा हुआ था, एक्सप्रेस वर्ड में लिखा हुआ था कि चैरिटेबल है, पर उसका नेचर हमने चेंज कर दिया। समझ में आया? अभी भी कोई डिफरेंस कुछ समझ में ना आ रहा है, उसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है। अब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? तो हमने बताया था कि कई केस लॉज आए थे, उसी में से एक इंपॉर्टेंट केस लॉ ये है, CIT कहते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पैमसेल, 1891 का केस है। इसमें बताया गया था कोर्ट हेल्ड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स कंप्राइजेज ऑफ 4 प्रिंसिपल डिवीजन्स, 4 प्रिंसिपल डिवीजन्स होते हैं। अभी आगे और भी होगा इसमें, ठीक है। तो पहला क्या बताया कि रिलीफ ऑफ पॉवर्टी, गरीबों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग हरिद्वार जाइए, वहाँ पे निकलिए, धर्मशालाएं बनी हुई हैं, ट्रस्ट बनी हुई हैं, वहाँ जाइए तो 2-2 रुपये, 3-3 रुपये या 300 रुपये, 400 रुपये में कमरा दे रहे हैं। वहीं जो 2-2 हज़ार, 2,500 का है, गरीब लोग हैं, उनकी पॉवर्टी के लिए लगाया गया। खाना वहाँ मिल रहा है, 2-2 रुपये की प्लेट मिल रही है, दिल्ली में 1 रुपये प्लेट में मिलता है, ठीक है ना। MLA MP सब देते हैं, चैरिटी करते हैं इसमें, है ना। तो ये ट्रस्ट बनाई गई है, उसका सब ये अमाउंट क्रिएट होता है, पूरा बताया जाता है। तो उनको पॉवर्टी से रिलीफ देने के लिए है, कमरे में जाएं, रुके, दर्शन करें, खाएं पिए अपना, ठीक है ना। तो कहने की बात यह है कि पहला वाले पॉइंट में क्या है, ट्रस्ट फॉर रिलीफ ऑफ पॉवर्टी भी कैसा ट्रस्ट है? चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है ना। रिलीफ ऑफ पॉवर्टी अगर बात कर रहा है तो कैसा ट्रस्ट है वो? चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसके अलावा फिर क्या बात कर रहा है? ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। सपोज दैट हमने एक ट्रस्ट बनाया और उसमें कहा कि ट्राइबल एरियाज में जो लेडीज हैं या लड़कियां हैं, उनका जो एजुकेशन है वो काफ़ी पिछड़ा जा रहा है ना, अभी भी है। एग्जीक्यूट ऑलरेडी हम लोग के पास एक मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, पर फिर भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है। तो हमने पर्टिकुलरली एक ट्रस्ट बना दिया कि बिना पैसे की इनकी पढ़ाई होगी, आप लोग बस बच्चियों को भेजिए, पढ़िए वो लोग, ठीक है। तो स्पेसिफिकली फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, ये हमने जो एग्जाम्पल दिया है ये चेंज हो सकता है। इसका जो इंटेंशन है, फिर से क्वेश्चन इसमें लगा देते हैं, इसी में लगा देते हैं एक एग्जाम्पल में। हमने जो इंटेंशन क्रिएट किया फॉर द पब्लिक पर्पस, चैरिटी हुई, ठीक है ना। बेनिफिशियरीज हमने बना दिया वहाँ की ट्राइबल गर्ल्स को, ठीक है ना। अभी बेनिफिशियरीज चेंज हो सकते हैं, पर इंटेंशन हमारा एजुकेशन प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। कई बड़े बड़े हैं,
कई जगह पे मदरसे हैं या शिशु मंदिर है, कई सारे कॉलेजेस हैं, अलग अलग ट्रस्ट बनाते हैं, उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, अगला है सी पॉइंट, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन के लिए भी पब्लिक ट्रस्ट बनता है, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। अभी उस दिन बात हुई थी कि लड्डू वाली बात हुई थी जो है ना, तो उसके लिए भी ट्रस्ट बने हुए। कई लोग को खाना खिलाया जाता है, गुरुद्वारे बने हुए हैं, गुरुद्वारों में खाना बट रहा है, कई लोग लंगर छाप रहे हैं उसमें, कई लोग खिला रहे हैं, कई लोग खा रहे हैं, है ना। तो कहने की बात ये, वो भी रिलीजियस पर्पस पे पर कर भी रहे, पॉवर्टी के लिए भी कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो कहीं भी देख सकते हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि वो रिलीजन के बेस पे भी होगा तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है। स्पेसिफिकली इसमें डिफाइन नहीं कि रिलीजन आ गया तो आप लोग ये मान के चले कि वो कट्टरपंथी है तो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। ठीक है ना। तो कई जगह पे ईद पे मिलता है खाना, ठीक है ना, गुरुद्वारे पे मिल रहा है, रिलीजन के बेस पे मिल रहा है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे बात कर सकते हैं। अगला है ट्रस्ट फॉर अदर पर्पसेस बेनिफिशियल टू द कम्युनिटी नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द हेड्स। ऊपर के अबव मेंशन 3 जो हेड्स हैं उसके अलावा भी कोई भी ऐसा अदर पर्पस जो बेनिफिशियल है फॉर द कम्युनिटी, समुदाय के लिए जो भी लाभार्थी है, जो लाभ उठा रहे हैं, वो जो है उसको देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी एट लार्ज को काफी सही लग रहा है, बेनिफिट कर रहा है, तो ये भी उस अदर 3 में अगर नहीं आता तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे कई बार हम लोग पूछते हैं एज पर डिफाइंड बाय द लॉ, या टाइम टू टाइम जो है स्पेसिफाई कर दिया लॉ के द्वारा ये ऑफेंस हो सकता है। तो इसी तरह ये भी है कि टाइम टू टाइम अगर कभी कुछ आया ऐसा कोई पर्पज जो पब्लिक बेनिफिट के लिए हुआ तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो भी अपने आप को ट्रस्ट क्लेम करते हैं, ऐसी ट्रस्ट होगी। आपका जो पहला वर्ड है वो क्या है? प्राइवेट। हाँ प्राइवेट। ऑलवेज रिमेंबर, प्राइवेट आ गया तुरंत आपको स्ट्राइक डाउन करना है कि इट्स नॉट अ पब्लिक पर्पस। यू हैव ऑलरेडी यूज द वर्ड प्राइवेट। प्राइवेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, है ना। एंड यही सिचुएशन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पब्लिक पर्पस के लिए 1 रुपये फीस दे रहे हैं, पब्लिक पर्पस के लिए नहीं, पर ट्रस्ट में होगा तब। जैसे केपी ट्रस्ट इलाहाबाद में, नाम आप लोग नहीं सुनेंगे, मान लीजिए सपोज दैट एक ट्रस्ट है इलाहाबाद में, तो बच्चों के लिए करती है, एक ट्रस्ट खोल दिया। अब जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिकली किसी कास्ट को बोल दे, किसी कास्ट के बच्चों को हम केवल देंगे, ठीक है, इसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए देंगे, पर पब्लिक पर्पस के लिए है तो उस क्लास के पूरे पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, वो है चैरिटेबल। तो इसमें क्लासिफाई होता है, इंटरमिंगलिंग भी होती है, आपस में मर्जर भी होता है। अब ऑब्वियसली आप लॉ पढ़ रहे हैं तो कोई और भी पढ़ेगा और वो भी ट्रस्ट बनाएगा तो अपने बेनिफिट के लिए बनाएगा, तो उसका मिसयूज भी है तो यूज भी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि आपने कोई ट्रस्ट बनाया, उसके अंदर की जो ट्रस्ट डीड आप लेके आएंगे उससे स्पेसिफाई करेंगे इंटेंशन। अब आपने ऐसे बोला प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज पब्लिक पर्पस के लिए कैसे हो जाएगा? पढ़ा तो बच्चों को वो भी रहे हैं, बिल्कुल पैसा दे के पढ़ा रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं। अब एक मिनिमल कंसिडरेशन 1 रुपये फीस, 2 रुपये फीस, 100 रुपये फीस, तो पब्लिक पर्पस के लिए ट्रस्ट उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कोई इंपॉर्टेंट अगर चीज आपको लग रही हो कि जो समझ में ना आई हो उसे पढ़ लीजिए और बताइए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद एक डॉक्ट्रिन आ रही है, वो डॉक्ट्रिन बहुत अच्छी है और यहाँ पे अप्लाई होती है बहुत अच्छे से। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसी का आंसर अगली डॉक्ट्रिन में, अभी वो और क्लियर हो जाएगा कि क्यों कह रहे हैं। पर अभी तक चैरिटेबल ट्रस्ट में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र। प्राइवेट और पब्लिक में एक्सक्लूसिवली मतलब आप उसमें एक्सप्रेस लिख दीजिए, एक्सक्लूसिवली में आप एक्सप्रेस लिख दीजिए, कोई ऐसा आप परेशान। और वो हाँ एक इम्परफेक्ट और इम्पैक्ट वाला था, वो एक वो एरर थी जिसने लिखा था, मतलब लिखा था गलत ही लिख गया था, वो इम्परफेक्ट ही है। ठीक है, सही है आपका। ठीक है, तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट था, 2 थे उसमें, एग्जीक्यूटरी है ना और एग्जीक्यूटेड, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट था। ठीक है, उस पर एक आप लोग एरर था, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा वो गलत हो गया, बाद में हमने उसे क्लैरिफाई भी किया। इम्पैक्ट वर्ड नहीं है वहाँ पे, इम्पैक्ट हो सकता है पर इम्पैक्ट जैसा कोई वर्ड उसमें नहीं यूज है, वो इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो डिक्टेशन में गलत हो गया तो इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चैरिटेबल ट्रस्ट पे आप क्या पूछ रहे थे? एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल में, तो एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल में पहले से एक्सप्रेस हो गया है कि वो चैरिटेबल है, पर उसका नेचर बाद में चेंज हो गया है। अब सपोज दैट हमने बताया कि कोई पर्सन है वो बहुत अच्छा है, तो एक्सप्रेसली हमने बताया कि ये ए पर्सन है, इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, कुछ दिन बाद उसका नेचर चेंज हो गया,
उसने राइटिंग यार मुझे खराब बनाने लगी, इतनी खराब राइटिंग बनाने लगी, क्या उसका जो एक्सप्रेसली हमने वर्ड टू वर्ड दिया था वो अब उसका नेचर वैसा ही रह गया? तो क्या जरूरी है कि उसका नेचर चेंज हुए बिना जो हमने एक्सप्रेसली बताया वो वैसा ही रहेगा? टाइम टू टाइम कुछ भी कोई भी सर्कुलेशन, हम गलत नहीं कह रहे हैं कि कोई निगेटिवली उसको अप्रोच कर रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच कर रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि वो उस चीज पे कर नहीं पा रहा है, वो चैरिटेबली नहीं कर पा रहा है, पर उसकी वजह से फैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटेंशन उसका भले ही चैरिटेबल हो पर वो एक्ट जो कर रहा है वो चैरिटेबल नहीं, तो वो चैरिटेबल नेचर नहीं रहता। ठीक है, फिर से बात क्लियर कर दें, एक्सप्रेसली की बात याद रखिएगा, एक्सप्रेसली चैरिटेबल है, एक्सक्लूसिवली बता दिया गया। एक्सक्लूसिवली मतलब ये है कि किसी भी तरीके से वो चैरिटेबल हो, पहले ही लिख दिया गया। और चैरिटेबल नेचर का भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया तो चैरिटेबल है। तो आज से हमने बोल दिया कि मान लीजिए सेंट जोसेफ चैरिटेबल एक स्कूल है और वहाँ पे जो है फीस ले रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए बच्चों से, ठीक है, पर चैरिटेबल तो लिखा हुआ है, तो यहाँ से कहाँ चैरिटी हो रही है? और चैरिटी जैसा उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, या कोई भी ट्रस्ट बना दिया है, तो नॉर्मल ट्रस्ट है, नाम ले लिया उसका, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से कोई स्कूल बना दिया है, उस पर जो है परेशान है कि वो चैरिटेबल तो लिखा हुआ पर चैरिटी कहाँ है उनको दिख ही नहीं रही है। तो नेचर भी चैरिटेबल होना चाहिए ना। मेरिटियस स्टूडेंट कह रहे हैं तो मेरिटियस होना भी तो चाहिए, है ना? या फिर उसकी अल्ट्रुइज्म की मेरिट की बात ऐसे मेरिट करिए आप कि अल्ट्रुइज्म की बात तो हमने की, पर क्या वो अल्ट्रुइज्म मेरिटस है? नेचर जब तक उसका चैरिटेबल नहीं होगा वो मेरिटियस है ही नहीं। चैरिटेबल लिख देने से सिर्फ कोई चैरिटी नहीं हो जाती। सिर्फ कह दें कैंसर पेशेंट के लिए इलाज चलता है, वहाँ पैसा लेके इलाज चल रहा है, तो वो चैरिटी नहीं होगी। उसमें देखता है कि इतना कम अमाउंट लगता है, वहीं जो बाहर आप उसका यूज़ करेंगे तो वो करीब 1 लाख 12 लाख लग रहा है आपका कीमोथेरेपी, वहीं जो है 25,000 30,000 में हो जा रहा है, तो चैरिटी दिख रही है ना? तो ये फैक्ट आपको लेके चलना है दिमाग में कि एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल और चैरिटेबल इन नेचर में डिफरेंस क्या होगा। मतलब सर ये एक ऑन डॉक्यूमेंट्स बस लिखा हुआ है कि ये एक चैरिटी अब ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आप एक एज एन एडवोकेट या एज एन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई कर रहा है, हाँ डॉक्यूमेंट तो स्पेसिफाई कर दिया, ट्रस्ट डीड में लिखा है कि चैरिटेबल है और नेचर उसका चैरिटेबल नहीं है। जब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रस्ट को, वो चैरिटेबल नहीं है, तो आप क्या कहोगे? अरे सर इसमें तो लिखा हुआ है चैरिटेबल है। फिर आप एविडेंस लेके आओगे, सर इन्होंने ऐसा एक्ट किया है ये चैरिटी के अगेंस्ट पे, उन्होंने कहा तो चैरिटेबल नेचर का है ही नहीं। और जब ये चैरिटेबल नेचर का है नहीं तो फिर आप इसको जो है एक्सक्लूसिवली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चैरिटी कर रहा है। ठीक है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? अब आप लोग बात करेंगे, हमसे पूछिए, ठीक है? जो भी दिक्कत हो हमसे पूछ लेना, है ना? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी भी ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे अभी ना बढ़े, पूछ लो अगर कोई कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग। किसी तरह की कोई परेशानी? सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर है? कोई वर्ड उसमें समझ में नहीं आ रहा हो? थोड़ा टफ वर्ड है ना? अल्ट्रुइज्म है, मेरिटियस है, प्रोफाउंडली है, वो सब वर्ड्स को देख लो आप लोग एक बार। इनकेस अगर आपको लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मीनिंग नहीं लिखे हो तो मीनिंग लिखवा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मीनिंग उसमें आप लिख लीजिएगा प्रोफाउंडली, थोड़ा सा आप लोग का भी वोकैब अच्छा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट क्या क्या है? एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल होना चाहिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए होना चाहिए, चैरिटेबल इन नेचर होना चाहिए। और क्या हमने देखा कि अभी हमने बताया कि वो अल्ट्रुइज्म होना चाहिए। ठीक है, चैरिटेबल है तो उसमें अल्ट्रुइज्म होना इंपॉर्टेंट है ना? और वहाँ पे कई बातें हमने और भी देखी, क्या क्या देखी? जैसे कि देवकी नंदन वाले केस में बताया कि पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट। अब आप कहेंगे सर उसने पब्लिक और प्राइवेट बताया, आप चैरिटी के बारे में बता दें। हम जो है चैरिटी के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम्पल आपको केसलो लिखवाए हैं इसका, देवकी नंदन का पब्लिक और प्राइवेट का। क्यों? चैरिटेबल ट्रस्ट कैसा ट्रस्ट होता है? पब्लिक ट्रस्ट होता है। अब समझ में आ गया प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है, और चैरिटेबल ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? पब्लिक ट्रस्ट में जो डिफरेंस होगा प्राइवेट ट्रस्ट से, वही सेम डिफरेंस होगा चैरिटेबल ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट में। यहाँ पे रेफरेंस कैसे आया, इसका समझ में आया आप लोग को? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? देवकी नंदन वाला केस याद रहेगा, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा रिमाइंड करने का बार बार, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में। साइप्रस, ठीक है, साइप्रस क्या कंट्री है? साइप्रस कंट्री है ना? तो उसी की डॉक्ट्रिन होगी, वहीं से चली आ रही है सीधे। साइप्रस से इसने जहाज पकड़ा और यहाँ पे आके इंडिया में आ गई और सीधे लैंड कर गई, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहते हैं इसको। ठीक है,
तो हम लोग जब सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो स्टार्टिंग से हम बार बार एक बात जरूर रिपीट कर रहे थे कि टीपीए एक्ट 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, 1/7/1882, 1 मार्च 1882, बार बार 1882 क्यों तक कॉन्साइड कर रहे थे, यही रिलेट कराने के लिए कि यहाँ पे हमने देखा सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस डॉक्ट्रिन्स ऑफ साइप्रस। साइप्रस का मतलब होता है एज पॉसिबल एज सच, जितना ज्यादा कोशिश करें हम उस उद्देश्य के, उस पर्पस के, उस ऑब्जेक्ट के, उस इंटेंशन के करीब जा सकें। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। द लैटिन वर्ड्स साइप्रस मीन्स फॉर अ पर्पस रिजेंबलिंग एज नियरली एज पॉसिबल द पर्पस ओरिजिनली प्रपोज्ड। साइप्रस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? एज नियरली एज पॉसिबल। एज नियरली एज पॉसिबल, जितना हम करीब उसके जा सकें, और जितना करीब हम उसके जा सकते हैं वो उस पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हमने बताया कि एज पॉसिबल, एज नियरली पॉसिबल। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा 1 मिनट कम वेट करते हैं। ठीक है, अब तब तक देखिए ये बताइए, पहले से कुछ रिवीजन किया इसमें? कल जो बताया था आपने देखा था? कल क्लास नहीं, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ट्रस्ट का। ठीक है ना, सबसे पहले ट्रस्ट क्रिएट कहाँ होती है? सेक्शन 6 में। कैसे क्रिएट होती है वहाँ बताया गया, उसके इंटेंशन के बारे में, उसके पर्पस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, बेनिफिशियरी के बारे में। ठीक है, सेक्शन 4 में बता दिया गया पर्पस कैसा होगा, जो बताया गया पर्पस लॉफुल होना चाहिए। उसमें 5 तरीके बताए गए, अलग अलग फ्रॉड के तरीके होंगे, अगर वो सब होंगे तो वो फ्रॉडफुल होगा। फिर 5th में बताया गया सेक्शन 5 में प्रॉपर्टी के बारे में, मूवेबल होगी तो कैसी होगी, डिक्लेरेशन के थ्रू, इमूवेबल होगी, रिटन साइंड और रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद सेक्शन 8 के बारे में बताया गया, इसमें ऑलरेडी बताया गया था कि प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसके फिर पार्टीज बताई गई थी। सेक्शन 7 में सेटलर और क्रिएटर के बारे में बताया गया था। सेक्शन 9 में बेनिफिशियरी के बारे में बताया गया था। सेक्शन 10 में ट्रस्टी के बारे में बताया गया था। क्या माइनर ट्रस्टी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, और जब वो डिस्क्रिप्शन का यूज करेगा तब वो ट्रस्टी नहीं रहेगा, तब उस पर सेक्शन 60 अप्लाई होता है, जो कि दिया गया है प्रॉपर पर्सन पे। प्रॉपर पर्सन वहाँ डिफाइन कर दिया गया है, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिवली निगेटिव टर्म में जो है वो डिफिनीशन दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि जो प्रॉपर पर्सन है वो कौन नहीं होगा। कोई पर्सन अगर अब्रॉड में रह रहा है तो प्रॉपर पर्सन नहीं होगा। कोई पर्सन जो है ऑलरेडी इसका इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए इंटरेस्ट वो नहीं होगा। उसके अलावा माइनर और वुमेन नहीं होंगी जब तक कि पर्सनल लॉ ऑफ द बेनिफिशियरी अप्लाई नहीं होता है। और भी कई सारे डिफिनीशन, इंसॉल्वेंसी है ना, एक और है उसमें। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है ना, तो समझ में आया इस पे। अब वापस डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस पे आ जाए। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस की हम लोग बात कर रहे थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस में क्या बताया गया है? सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। उसमें ये डिफाइन कर दिया गया स्पेसिफिकली कि आपका जो है क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल ले लें। इलस्ट्रेशन पढ़ा सेक्शन 26 किसी को याद है? एक बता देते हैं। ए ने बी से कहा कि मैं आपको 25,000 रुपीज दूंगा अगर आप सी से मैरिज करें। किसकी परमिशन से? DEF की परमिशन से। ठीक है, DEF की परमिशन से। ठीक है, सपोज दैट अगर हमने बताया कि बिट्टू की शादी हो रही है किससे? निक्की से। ठीक है, बिट्टू की शादी निक्की से हो रही है, पर उसके मम्मी पापा और चाचा से पूछ के होनी चाहिए। ठीक है, तब उसको 25,000 रुपये मिल जाएगा। एक हमने बढ़िया सा कर दिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, 25,000 रुपये आपको देंगे।
और इत्तेफाक से ऐसा हो गया, इत्तेफाक से क्या, बड़ा बदकिस्मती थी कि चाचा जो है उनके गुजर गए शादी के पहले ही। तो मम्मी पापा बचे, तो निक्कू और बिट्टू की शादी हुई, ठीक है, मम्मी पापा की परमिशन से। तो क्या ये 25,000 उसको मिलेंगे? क्यों भाई? बहुत खुश। पूरी कंडीशन का फुलफिल हुई है, एब्सोल्युटली फुलफिल होनी चाहिए। चाचा भी तो थे। सेक्शन 26 यही बात करता है कि सेक्शन 26 में सब्सिक्वेंटली हमने कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। अब चाचा गुजर गए तो ठीक है, बदकिस्मती की बात है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शादी नहीं करेंगे, 25,000 तुमको मिलेगा ही। और मम्मी पापा की, मान लीजिए पापा की सलाह में पापा की अगर वो सहमति ना होती तो फिर वो थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाता है, पर मम्मी पापा की सहमति लिया है तो शादी उनकी आसान से हो जाएगी। तो सेक्शन 26 इसी के बारे में बात करता है। यहाँ पे उसने बता दिया है एक्सक्लूसिवली कि जो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए बी सी भी इसमें कर सकते हैं। इसका इलस्ट्रेशन आप जाके जरूर देख लीजिएगा, लिख लीजिए एक बार अपनी कॉपी में, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का इलस्ट्रेशन, ठीक है। कंडीशन सब्सिक्वेंट का फुलफिलमेंट होना इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे ये हम अभी बताते हैं, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, ये अक्सर पेपर में एमसीक्यू में बहुत आता है और कंफ्यूज ही बहुत करता है, ठीक है। ए बी सी है या सी डी ई है, ई जो है अब्रॉड चला गया और सी और डी की परमिशन नहीं ली तो क्या होगा, तो कंफ्यूज हो गया आपकी, वो तो अब्रॉड गया पर परमिशन तो अब्रॉड में भी लिया जा सकता है, तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना एकदम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बताया सेक्शन 26 का। अब उसके बाद इस पे रेफरेंस और भी हम सेक्शंस का करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका क्रक्स क्या है, इसका जिस्ट क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये एक लैटिन मैगजीन है जिसमें हमने बताया है कि एज नियरली एज पॉसिबल ऑब्जेक्ट को रिटेन कर लेना है, रिटेन करके उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने की कोशिश करनी है ना। तो कहा गया है द लैटिन वर्ड साइप्रस मीन्स फॉर अ पर्पस resembling as nearly as possible the purpose originally proposed. It means approximation. साइंस के स्टूडेंट पढ़े होंगे एरर का कॉन्सेप्ट। एरर का कॉन्सेप्ट होता है लगभग थोड़ी सी एरर आ गई तो 7.25767 ब्रैकेट में अप्रॉक्स पढ़ा है ना। 10th में अक्सर हम लोग करते थे एक्सपेरिमेंट साइंस के, तो साइंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं या कभी कुछ निकाल रहे हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेशन, तो साइप्रस अप्रोक्सीमेशन से याद रखिएगा। ऑलवेज साइप्रस है, दिमाग में दूसरा वर्ड जो घूमेगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन। और ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा तो क्या घूमेगा, एज नियरली एज पॉसिबल। तो क्या है साइप्रस का मतलब, अप्रोक्सीमेशन, एज नियरली एज पॉसिबल, ठीक है। साइप्रस जब भी दिमाग में आए एज नियरली एज पॉसिबल भी आपके साथ दिमाग में आना चाहिए और सेक्शन 26 तो और जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स अप्रोक्सीमेशन। साइप्रस इज अ डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड इन इंग्लैंड लॉ इन रिलेशन टू द चैरिटेबल ट्रस्ट। इसकी एवोल्यूशन ही वहीं से हुई है चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कि करीब करीब कैसे पूरा किया जाएगा। अब उनकी बात हम लेके चल रहे हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट में वो पब्लिक पर्पस लेके आ गए, तो उसमें एज नियरली एज पॉसिबल पास जाने की कोशिश करेंगे उस फैक्ट के, ठीक है ना। कितना ज्यादा हम चाह के उसमें पब्लिक पर्पस फुलफिल करें वो यूज करेंगे। Whereby if a gift is clearly for charitable purpose only, it will not be allowed to fail because the precise object to be benefited or mode of application of the fund is uncertain. अब सिर्फ इस वजह से कि प्रिसाइजली बताया ही नहीं गया है कि वो जो पर्पस है वो कैसा है, आपका अल्ट्रुइज्म का है या चैरिटेबल है, और उसका फंड ही नहीं पता है कि कहाँ पे है, कैसे फंड आएगा, बस एक ट्रस्ट बना दिया गया चैरिटेबल ट्रस्ट है, पैसा कौन दे रहा है, कैसे आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या उस ट्रस्ट को हम फेल कर देंगे। तो उस पर हम लोग लगाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, एज नियरली एज पॉसिबल उसको ट्राई करेंगे पब्लिक पर्पस को फुलफिल करने का, चैरिटेबल पर्पस को फुलफिल करने का। चैरिटी के पर्पस को जो लाभ हो रहा है वो लोक प्रयोजन के लिए, मतलब कि लोगों के प्रयोजन के लिए, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपुल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि इफ अ गिफ्ट इज क्लियरली फॉर द चैरिटेबल पर्पस ओनली, तो चैरिटेबल पर्पस ओनली पर्पस ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। फिर हम कह रहे हैं ट्रस्ट जब भी देखेंगे पर्पस देखेंगे, पर्पस चैरिटेबल है तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ओनली लिखा हुआ है वहां पे, चैरिटेबल पर्पस ओनली है, ठीक है। इट विल नॉट बी अलाउड टू फेल, वो रद्द नहीं किया जा सकता है, किस लिए कि उसका प्रिसाइज ऑब्जेक्ट है बेनिफिट होने का, और उसका मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसा है, अनसर्टेन है, पता नहीं है कहाँ से आ रहा है। तो कहती पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब उस पूरी ट्रस्ट को रद्द कर दो, ये कहीं नहीं हो सकता,
ठीक है, जब तक एविडेंशियली वैल्यू नहीं है कि ट्रस्ट में अगर पैसा आ रहा है तो क्या ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना ही करना है। चैरिटी जो है उसमें साइप्रस यहाँ हम लगा दे रहे हैं। अनसर्टेनिटी तो होती ही होती है। हम लोग के पास एज अ फ्रेटर्निटी ऑफ लॉ, हम लोग के पास एज अ फ्रेटर्निटी ऑफ लॉ, फ्रेटर्निटी ऑफ लॉ समझ रहे हैं, हम लोग जिस लॉ की फील्ड में हैं उस फील्ड में कभी भी पहले से सुलझे हुए मामले तो नहीं आएंगे। जब सुलझे ही हुए मामले होंगे तो आपके पास आएंगे क्यों लोग, एज एडवोकेट, एज अ जज या एज अ लीगल एडवाइजर, काउंसिल, जो भी आप मान के चलो। जब वो पहले से सुलझे हुए हैं, उनको पता है कि इस पर कोई ऐसा डिफॉल्ट है ही नहीं, ऐसा कोई डिफेक्ट है ही नहीं, तो आप कैसे बोल दोगे? फिर आप उनको सलाह क्या दोगे? तो आपको अच्छे से स्टडी करते हैं, इसीलिए फाइल स्टडी करते हैं, चाहे वो लीगल फ्रेटर्निटी कोई भी हो, वो फाइल को स्टडी करेगा, पर्पस ढूंढेगा, इंटेंशन ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, बेनिफिशियरी को ढूंढेगा, उसको क्लैरिफाई करेगा। हमने जो अभी यहाँ पे उसके एसेंशियल्स पढ़े उनको इनटेक करके उसमें लगाएगा, इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूशन देखेगा और कोशिश करेगा। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लगाएंगे वहाँ पे। और डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लगाएंगे तो आप पूछेंगे सर चैरिटेबल ट्रस्ट का तो स्पेसिफिकली ट्रस्ट एक्ट में कोई सेक्शन भी होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सेक्शन 6 ही है, सेक्शन 6 में ही चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो है ही ट्रस्ट। स्पेसिफिकली वहां पे इंटेंशन तो हम डिफाइन कर देंगे, पर क्या उसका बेसिक क्रक्स चेंज कर देंगे? ट्रस्ट तो ट्रस्ट ही रहेगा, चाहे वो चैरिटेबल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, चाहे वो अदर टाइप्स ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन जो हम लोग देखा था, है ना। किसी तरह का ट्रस्ट हो, ट्रस्ट तो ट्रस्ट ही है। अब वो सेक्शन 6 में क्रिएट हो रहा है। अब वो जो एसेंशियल हम लोग ने रीजनेबल सर्टेनिटीज की बात की थी, सेक्शन 6, 4, 5, 8, 7, 9, 10, वो सब तो हम लोग वही ट्रस्ट के थ्रू ही क्रिएट कर रहे हैं। जो फैक्चुअल चीज़ है उसको माइंड में आपको रखना है कि कोई भी ट्रस्ट, कैसा भी ट्रस्ट हो, चाहे वो चैरिटेबल हो, प्राइवेट हो, किसी तरह का हो, वो सेक्शन 6 में क्रिएट हो रहा है। उसके एसेंशियल्स को कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे चलेंगे। अरे भाई मर्डर हो रहा है तो उसमें एक पर्सन की डेथ होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि रास्ते में कुछ और मिल गया, कोई जानवर मर गया तो उसमें भी आप मर्डर का केस लेके चले जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट बनाना पहले है कि उसके एसेंशियल ट्रस्ट बनने कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि वो ट्रस्ट कैसा है, उसको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब वो वक्फ बोर्ड का है या फिर वो इनकम टैक्स से बचने का है या फिर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जहाँ जा रहा है या सीपीसी में कोई क्रिएट कर रहा है। अभी ये भी बताइए कि कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की बात किए थे, वो किस सेक्शन में क्रिएट होता है और कैसे कोड क्रिएट करती है, उसकी बात बीसी में। साइप्रस की जो डॉक्ट्रिन है वो उसी में सीधे स्पेसिफिकली सीपीसी में सेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज एकदम नहीं हो रहा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमने बात की कि यहाँ पे सबसे पहले अगर अनसर्टेन है और वहाँ बता दिया गया है कि प्रिसाइज ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ इसलिए ट्रस्ट को फेल नहीं कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका ऑब्जेक्ट पहले से ही स्पेसिफाई हो चुका है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड फॉर द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में इसकी डॉक्ट्रिन को हम अप्लाई कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इन ट्रस्ट एक्ट कैसे होगा, वो ये केसेस आपके सामने थोड़े बहुत लगाए हैं। जैसे when the general charitable purpose is expressed, लिखा हुआ है within words, but the author has failed to express with sufficient distinctness and the sufficient mode by which it is to be carried out. एग्जाम्पल वही ले लीजिए जो हमने अभी लॉ वाला आपको दिया। लॉ के बच्चों के लिए हमने एक्सप्रेसली बता दिया कि हम आपको 5,000 देंगे, आप उनको अपना रिसर्च पेपर दीजिए, पर हम जब उसको कैरी आउट कर रहे हैं तो हमने बता दिया है कि हम फेल हो गए उसको सफिशिएंटली अलग अलग करने पे। हमने जो पर्पस है वो अपने पर्सनल यूज का बना लिया और वहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मोड बता दिया कि जिसकी वजह से हम उसको कैरी आउट कर रहे हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लग जाएगी। तो 1 मिनट रुक जाइए अभी। अब वो पैसा आप जो इनसे ले रहे हैं, अब डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लगेगा, वापस वो चैरिटी का पर्पस लेके आएंगे, वो जो पैसा हम कमाएंगे वो आपके बीच में भी इक्विटेबली डिवाइड करेंगे। जिसका जो रेशियो है, जिसका जो मेहनत है, और भले ही आपके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपका काम नहीं है। वो जो रियल ऑनेस्टी है, रियल जो उसमें मेहनत है, वो आप लोग की है, हम तो उसका नाम ले रहे हैं, है ना।
तो हमने ये बात देखी कि वहाँ पे सोर्स आपके पास नहीं है, पर हमने उसका अगर पैसा कमाया तो इक्विटेबली, इक्विटी साम्य के नियम के अनुसार, रूल ऑफ इक्विटी के अनुसार, तो हमको तो पैसा आपके ऊपर, हम अपना सोर्स का पैसा ले सकते हैं कि हमने पर्टिकुलरली उस जगह तक पहुँचाया तो उसका पैसा चलो हमने ले लिया, पर उसका पूरा क्रेडिट ही हम ले लें, दैट इज़ नॉट फेयर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पहले वाले केस में। सेकेंड वाले केस में, व्हेन द अथॉरिटी ऑफ द ट्रस्ट has made a gift to a particular charity but the gift becomes incapable of taking effect। गिफ्ट दिया, मूवेबल इमूवेबल वही वापस अप्लाई होगा ट्रस्ट एक्ट में, जो भी है रजिस्टर्ड, रिटन, साइंड, और मूवेबल है तो डिक्लेरेशन के थ्रू। तो हमने बता दिया कि एक काम करो, कार ले जाओ, चलाओ आराम से, सब लॉ वाले बच्चे जितने दूर से आते हैं सब कार से आओ। हमने क्या किया कि इंजन निकाल दिया उसका, ले जाओ उसको। तो हमारा जो गिफ्ट था वो आप लेके चले जाओ, आराम से आओ सुबह शाम, बिना इंजन की गाड़ी को, ठीक है, या अपना जेब से पैसा लगा के उसमें इंजन लगवाओ। तो मेन बात यह है कि हमने जो गिफ्ट दिया वो इनकैपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट है। जमीन हमने ऑलरेडी डिस्प्यूटेड आपको दी, जो पैसा दिया वो चिल्ड्रन बैंक का दिया, आरबीआई का नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग उसका यूज़ कर पाओगे, जब उसका इफेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। यही सेम कंडीशन यहाँ पे लगाई है कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, और स्पेसिफिकली एक बात ध्यान रखिए, ट्रस्टी वर्ड वहाँ यूज नहीं हुआ है। पहले और दूसरी कंडीशन दोनों में देख लीजिए, सेटलर यूज हुआ है पहले में कि ऑथर यूज हुआ? ऑथर हुआ, ऑथर, सेटलर, क्रिएटर, कंफ्यूज मत होइएगा। क्रिएट कर रहा है तो इंटेंशन किसका होना चाहिए? ट्रस्टी के इंटेंशन से यहाँ फर्क पड़ेगा? उसको तो पहले ड्यूटी बाउंड कर दिया है ना ऑथर ने। तो वर्ड ऑथर को बहुत प्रिसाइजली आप लोग माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रस्टी है या ऑथर है। डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है। सब बच्चे ट्रस्ट में यहीं पे जाके गलती करेंगे कि ट्रस्टी और ऑथर में डिफरेंस, वहाँ पॉइंट में कंफ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए, उसको प्रोसेस करिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा ट्रस्टी है या ऑथर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थर्ड पॉइंट कह रहे हैं, वेयर द चैरिटेबल पर्पस डू नॉट exhaust the property, the question of surplus property will be decided by the court through this doctrine। तो कहा गया कि चैरिटेबल पर्पस की बात किया, तो चैरिटेबल पर्पस था, रतन टाटा जी की बात करते हैं फिर से, प्रॉपर्टी उनकी इनॉर्मस है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी को जो है इतना ज़्यादा है कि उनका चैरिटेबल पर्पस जो है उस प्रॉपर्टी को एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहा है, सपोज दैट, ठीक है। अब बनारस में भी एक ट्रामा सेंटर है टाटा का आ गया, ठीक है। सपोज दैट वो प्रॉपर्टी को चारिटेबल ट्रस्ट नहीं रख पा रही, अप्लाई नहीं कर पा रही, कोर्ट के पास पावर है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस अप्लाई करके उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। अब ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी में, लिख लीजिए इसको, सेक्शन 92 सब क्लॉज 3। 92 बात करता है पब्लिक चैरिटीज के लिए। सीपीसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है क्या? पब्लिक चैरिटीज के बारे में। और पब्लिक चैरिटीज में स्पेसिफिकली ट्रस्ट जब बात करेगा तो ट्रस्ट के लिए बहुत अच्छा वो एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट कैसे क्रिएट करी जाती है। सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी 1977 कि 1908, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि कोर्ट में अल्टर द ओरिजिनल पर्पस 92 सब क्लॉज 3 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें नहीं दिया गया तो हम उसको नॉर्मली रीड आउट कर दे रहे हैं, आप लोग घर जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ अगर ऊपर नीचे बताइएगा, कुछ समझ में ना हो तो बताइएगा। द कोर्ट में अल्टर द ओरिजिनल पर्पस ऑफ एन एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पसेस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर and allow property or income of such trust or any portion thereof to be applied Cyprus, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कोर्ट अप्लाई कर रही है सीपीसी में, सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 में। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 26 पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके अलावा सेक्शन 92 सब क्लॉज 3। तो ट्रस्ट में एक्ट में जब भी आप पढ़ेंगे सेक्शन 6 अप्लाई कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 अप्लाई कर रहे हैं, सेक्शन 26 अप्लाई कर रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या क्या लिख रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? अभी भी किसी को कुछ पूछना हो आप इमीडिएटली पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। 92 सब क्लॉज 3 कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है, कोड बना रही है वो ट्रस्ट, और वहां पे अप्लाई क्या कर रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस मेंशन है वहां पे, वर्ड साइप्रस, वहां वर्ड साइप्रस मेंशन है, अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, कि वहां पे जब वर्ड साइप्रस मेंशन है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको जाके देख लीजिएगा एक बार, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 26 की बात की हमने, और सेक्शन 92 सब क्लॉज 3, और सेक्शन 6 ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 विद इन्फोर्समेंट कब से था, 1 मार्च 1882, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 92 सब क्लॉज 3 में कोई दिक्कत, कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस अप्लाई कर दी पब्लिक चैरिटीज में, वहां स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए 92 सब क्लॉज 3 के आगे कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट लिख लीजिए, क्रिएटेड बाय कोर्ट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि अगर टेस्टेटर विल, वसीयत बन रही है, तो वसीयत जो बना रहा है, वसीयत करता है जो वसीयत बना रहा है उसकी, तो जो टेस्टेटर है उसने विल पे लिख दिया, विल से ट्रस्ट बन रही है, क्वेश्चन तो आ ही सकता है, जरूरी थोड़ी ट्रस्ट जो है केवल कोर्ट बना रही है, तो क्या इंटेंशन ऑफ द विल जो बना रहा है, सेटलर जो विल बना रहा है, उसको स्ट्रिक्टली कोर्ट फॉलो करेगा? करेगा। It must be noted that the doctrine of Cyprus is only applicable where the carrying out of the testator intention is strictly impossible. जब impossible है उसका intention carry out करना, तब वहां पे आती है doctrine of Cyprus. हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, पर उसके करीब जो पहुंच सकते हैं, ठीक है। In application of this doctrine, the new purpose must as nearly as possible. अब उसका पर्पस तो हम क्रिएट कर नहीं पाएंगे या कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, मजबूरी है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो चुका है ना, इसीलिए इम्पॉसिबल हुआ, तभी तो कोर्ट को बनाने की मजबूरी पड़ रही है, कंस्ट्रक्टिव कर रही है उसको, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बना रही है, तो लगभग जो नया भी आएगा वो भी एज नियरली एज पॉसिबल जो है उसके पास ही होगा, ठीक है। बी इन द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस इंटेंडेड बाय द सेटलर, सेटलर क्रिएटर सृजन कर रहा है, जो सृजन करता है न्यास का, ट्रस्ट का, ठीक है, उसके इंटेंशन को लगभग वो पूरा करेगा, जो नया इंटेंशन कोर्ट बना रही है या कोई अदर पर्सन जो बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हमने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस क्या होता है। साइप्रस में किसी को कोई दिक्कत है, पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत? 5 मिनट ब्रेक ले लें।
जीएस को अच्छा पढ़ा है, ये अच्छा पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ाया है बायो तो जितना इंडेक्स मैंने उतना सभी क्लास में वाले को नहीं दिया अच्छा और ये इसी के बाद मैंने मेरी क्लास कभी संडे और छुट्टी रहेगी आपको छुट्टी चल रही है मतलब वैसे ही सर आएंगे सर हमारी कल परसों आएंगे हाँ वो बार बार उनकी आए हैं तो बड़ा ये शादी कर रही है हाँ ये बाहर आई है अभी फैमिली तो मेरे साथ ही आ रही मैंने से एक सेलिब्रेट कर दिया और नमाज भी वही तो उनकी वाइफ को डॉक्टर जो है वहाँ कर दिया वो बोल अरे तो वहाँ यहाँ की है क्या परेशान है ईशा ईशा परेशान है हाँ माथे पे झुर्रियाँ आंखों पे सरदर्द मैं अभी से कहीं की वैकेंसी आ रही है एक पढ़े नहीं आ रही है आई है एग्जाम्स की आई है लॉ से कितने सीट्स था हाँ नहीं नहीं इस साल 22 दिसंबर अभी ठीक नहीं है कब है हाँ 19 जनवरी को मैं तो कल विषय से का पढ़ रही थी आज भाई तो को हटा तो नहीं बोलो तो मेरे तेरे दोस्त साथ ने मुझे भेजा इस समय हम मैंने तीन नहीं पढ़ा था जो आपके पास है तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा ये कहानी का मेरे उसे सारी हुई मुझे सिर्फ यूपी बिहार और उत्तराखंड तीनों और मेरा तो नाम है ये बिहार यूपी उत्तराखंड तीनों का सबक से पीस इधर सीटीसी आती है इधर टीपी आता है तो वो दोनों आता है ये बात किसी ने मुझसे ये कहा था कि बिहार में एपीओ आता है कंफर्म आ रही है डेली स्टेटमेंट 22 नवंबर तक वीआईपी आप कर सकते हाँ भी पा रहा है कुछ कितना टाइम हो जाएगा नहीं आ जाएगा एकदम आ जाएगा ये 2000 सारे आ जाएंगे भी आ जाएगा सब आ जाएगा मुझे लगता है यूपी नहीं आएगा वो रिग्रेट होता है यूपी आएगा यूपी अभी इतना बहुत हो रहा है इतना बहुत ये पढ़ाई ना में तो इसकी है भाई कब तक यहां तो नहीं आता नहीं पूरा वो लोग ये दूर तक नहीं सो एक क्लास में भी अभी हम ज्योमेट्री लगाते हो एक किसी का सुना अभी यहां पे थोड़ा हार्ड हो गया अगर यूपी का आ गया कब से आ रहा है पहले कितने क्लासेस में कोचिंग है नाउ वो एचएस से क्या मतलब है कराना तो आयोग को है ना आयोग एचएस अच्छा आयोग पेपर मतलब आयोग कराना होगा तो उन्हें बाकी एचएस करो नहीं एचएस आपका हाईकोर्ट करा अब मुझे पता नहीं लेकिन आयोग कराना तो से चल रहा है पेपर नहीं बैठा था पूरे कभी कभी एचएस कभी कभी पेपर होता है मतलब मैंने कुछ केसेस भी देखे हैं तो उसमें हमेशा हाईकोर्ट को सूट किया जाता है कभी एचएस का पेपर होता है उसमें बच्चों को मार्क्स कम पड़ जाते हैं एक नंबर से नहीं आप सारे हाईकोर्ट को जम करते हैं कोई भी पेपर किसी टीचर खराब होगा
किसी भी आप सिचुएशन में जाओ, सब हाईकोर्ट में इशू करते हैं। ऐसा भी राजस्थान में जो मेंस का रिजल्ट आया है उसके बाद बच्चों ने हाईकोर्ट में इशू किया ना, तो राजस्थान हाईकोर्ट में इशू करेंगे वही से चार्जेस आती है। फिर राजस्थान पेपर राजस्थान आयोग में राजस्थान पेपर हाईकोर्ट कराती है, लेकिन सूद हमेशा उतनी जल्दी से होता है ना। अब जो यूपी का जो ये बवाल हुआ था, कॉपी लीक हो गई है, कहाँ गए बच्चे, इलाहाबाद को गए चेंज करने। आयोग तो बस नाम है, हाँ आयोग करा, आयोग के लोग हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट के लोग हैं आयोग में। सब कुछ हमारे तो राजस्थान में भी आएगा। अभी आप बोल रहे हैं ना अरे मैंने कभी नहीं कहा, मैं कबूल नहीं किया, हमको छुट्टी नहीं पता नहीं यार, ऐसे तो खाने की चलने की वजह सारे काम तो हमने भी देखा क्या चैरिटेबल पर्पस डॉक्ट्रिन कैसे अप्लाई करना है। तो अभी हमने बात की डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस की, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस में ऐसा हमने पूरा देख लिया है कहाँ का केस में लगता है, एज नियरली एज पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन, सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 6 में भी चैरिटेबल ट्रस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो अब तक हम लोग को समझ में आ ही नहीं रहा था कि चैरिटी की बात कर रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो चैरिटेबल है क्या? व्हाट इज चैरिटेबल पर्पस? तो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें बता दिया गया है, 1961 का है, उसमें बता दिया गया है कि चैरिटेबल पर्पस क्या होता है। बट ये बड़ा इंक्लूसिव मैनर है, ठीक है ना, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूसिव है कि ये बोल दिया कि चैरिटेबल पर्पस में ये इंक्लूड है। एक्सक्लूसिवली बताया नहीं गया कि ये एक्चुअल मीनिंग वर्ड बाय वर्ड क्या है, ठीक है। तो 2 सब क्लॉज 15 का आप मेंशन कर सकते हैं, आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट, या 1961 का है। तो आईटी एक्ट और भी एक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट वाला 2000 का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये आईटी एक्ट वो आईटी एक्ट नहीं है। तो अगर इनकम टैक्स की बात हो रही है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 में चैरिटेबल पर्पस बताया गया है, जो एक्सक्लूसिव मैनर में, मतलब वही जो सेम हमने केस लिया था अभी पहले, कौन सा केस था? सीआईटी वर्सेस पैमसेल वाला। सीआईटी वर्सेस पैमसेल में बताया गया था कि रिलीफ ऑफ पुअर, ठीक है, एजुकेशन, है ना, और अदर पर्पस जो भी बताया गया, 4 थे उसमें। तो वैसे ही सेम इसमें बता दिया गया है, एक्सक्लूसिव मैनर में है। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड रिलीफ फॉर पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी। जनरल यूटिलिटी यहाँ पे जनरल पब्लिक के यूज के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो चैरिटेबल पर्पस क्या है? रिलीफ फॉर पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी। तो आप कहेंगे ये इनकम टैक्स यहाँ पे कैसे आ गए? इनकम टैक्स यहाँ कैसे आ गए? हमको एक लीगल बेस चाहिए, लोकस स्टैंडाई इसे कहते हैं। लोकस स्टैंडाई, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। तो आप खड़े हो रहे हैं तो आपको कोई लोकस चाहिए, मतलब लीगल स्टैंड पॉइंट चाहिए कोई, जो आप खड़े हो रहे हैं। तो आपने कहा चैरिटेबल पर्पस कहाँ डिफाइन किया गया? तो आप बता सकते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है, क्योंकि वहाँ चैरिटी की बात ही कर रहे हैं और हम चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हैं। ट्रस्ट तो बना रहे हैं पर चैरिटी कर रहे हैं, और चैरिटेबल पर्पस कैसा होगा वो सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज 15 में बता दिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें बताया गया है किस तरीके का है, रिलीफ फॉर पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी। लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला प्रोविजन होता है वही एग्जॉस्टिव है। एनी अदर पर्पस एज पर डिफाइंड बाय द कोर्ट, या जनरल यूटिलिटी का मान लिया। अब उसमें फिर इंटरप्रिटेशन क्या होगा? जनरल यूटिलिटी का होने लगा। अब जनरल यूटिलिटी ढूंढेंगे, पहले किसी एक्ट में डिफाइन तो नहीं है, पहले किसी केस लॉ में तो डिफाइन नहीं है। प्रेसिडेंट्स को सोर्सेज ऑफ लॉ देखेंगे नहीं देखेंगे, जनरल यूटिलिटी को भी डिफाइन करेंगे। अगर नहीं होगा तो यही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाता है, समझ रहे हैं? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ दिक्कत परेशानी किसी तरह की? ऐसे जनरल यूटिलिटी को आप लिटरल वर्ड मीनिंग में ले जाएंगे तो फिर वो नॉर्मल पब्लिक के यूज के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये समझ पाए हैं कि
ये जो है चैरिटेबल पर्पस 2 सब क्लॉज 15 में बताया गया इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है ना। द एफोरसेड डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड देयरफॉर पर्पस सिमिलर टू द पर्पसेस मेंशन्ड इन द एफोरसेड डेफिनेशन विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट चैरिटेबल, विल आल्सो, नॉट चैरिटेबल पर्पस, एक्सक्लूसिवली, ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि डेफिनेशन यही है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन चाहिए हमको। तो हमने वहां पे बता दिया कि एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कि 2 सब क्लॉज 15 में डिफाइन है। अब काम क्या है, यूज कर लिए, बना लिए, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, क्या करोगे, चैरिटी करें, क्या सब चैरिटी करना है हमको। पर अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर और एग्जॉस्टिव देखना है और पॉइंट ऑफ व्यू जानने हैं तो उसको हम देखते हैं कि वो एग्जामिशन भी करता है क्रिएट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जामिशन क्रिएट करता है, किसका, इनकम टैक्स देने का। उसी में मेंशन है सेक्शन 11, 12 और 13 जो है इनकम टैक्स एक्ट में, द टैक्स एग्जामिशन गिवन टू द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो समझ में आया कि चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट होती है और इनकम टैक्स से कैसे रिलेट कर रहे हैं, टैक्स ही नहीं है, टैक्स एग्जामिशन है ना, स्लैब्स बनती है। अब तो इनकम टैक्स अगर आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा अगर नहीं पढ़े तो परेशान होने की एकदम दिक्कत नहीं, पूरा इनकम टैक्स आपको नहीं पढ़ना है, पर आपको पता तो होना चाहिए कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना के आप अपनी इनकम थोड़ी सी बचा सकते हैं, एग्जामिशन ले सकते हैं। तो 11, 12, 13 में बता दिया गया है कि एग्जामिशन मिलता है किसको, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को। स्पेसिफिकली वहाँ पे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा है, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को लग रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, देख लीजिए उसमें। इस वाले पे इंपॉर्टेंट है चैरिटेबल पर्पस क्या है। अभी भी ये थोड़ा सा आप लोग को डिल्यूजन लग रहा होगा कि चैरिटेबल पर्पस यहाँ पे क्यों नहीं अच्छे से डिफाइन किया गया। ऑलरेडी 2 चीज़ आपको बता दी गई है, एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पैमसेल वाला केस। अब वहाँ पे भी कमिश्नर ऑफ कौन था, इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आया रेफरेंस में सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 है ना, और उसके बाद फिर हम लोग डिफाइन करते चले गए, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ में उधर जाएंगे तो और भी वहाँ पे और रिलीफ बताया है, तो पैंसर का भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। इसको मतलब एग्जॉस्टिव है बहुत डेफिनेशन। चैरिटेबल पर्पस सिर्फ आप उसको लिमिटेड नहीं कर सकती क्या क्या चैरिटी होती है। अब चैरिटी तो टाइम टू टाइम एज पर द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिशन बड़ा डायनेमिक टॉपिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेटरी, मतलब हम लोग के साथ साथ वो डायनेमिक मतलब होता है कि हम लोग के साथ साथ, जैसे लॉ इज अ वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक क्यों होता है, वो चेंज होता रहता है, हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग की ज़रूरतें वो कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से लॉ भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। उसको रिलेट करके पढ़ेंगे, पुरानी लॉज को हम लोग रिलेट करके पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो लॉ है, नियम इसीलिए है क्योंकि वो डायनेमिक है, और डायनेमिक है तभी तो रिलेवेंट होगा। प्रियम्बल बना हुआ है 1950 का, है ना, 1950 का प्रियम्बल अभी भी रिलेवेंट है। कैसे, क्योंकि हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, वो एक्ट एज अ लाइट होता है, किसके लिए, हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए। अब जस्टिस की बात करेंगे तो चैरिटी में देखेंगे कि जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चैरिटी से रिलेट कर सकते हैं, प्रियम्बल का वहाँ पर ले सकते हैं रेफरेंस। तो हमारे पास सोर्सेज अनलिमिटेड है, जज के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनको लेना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो रिलेशन समझ पा रहे हैं कैसे रिलेट करेंगे, यू हैव टू क्रिएट एन एक्सेस बिटवीन योर माइंड एंड द अदर थिंग्स विच यू हैव टू रिलेट। तो यहाँ पे हमने जैसे बात की कि इनकम टैक्स में यहाँ रिलेट कर दिया हमने लाके, सीपीसी में रिलेट कर दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में रिलेट कर दिया और ट्रस्ट एक्ट में रिलेट कर दिया। कितने एक्ट हमने रिलेट किए, ठीक है, पहला था ट्रस्ट एक्ट तो है ही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कर दिया, और यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो अभी पूछिए तुरंत, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब हम इसको थोड़ा और एग्जॉस्टिव लेके जाते हैं, थोड़ा सा ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, ये थोड़ा सा बस पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहे हैं। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अब हमने बता दिया है कि एक ट्रस्ट क्रिएट होती है सेक्शन 6 में, चैरिटेबल ट्रस्ट हमने क्रिएट कर दी, वो सेक्शन 11, 12, 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 में कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बना रहे हैं, वहाँ पे ले जाकर 26 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देख रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस हम लोग लगा दे रहे हैं। अब ट्रस्ट को साइप्रस से कहाँ हम जोड़ पा रहे हैं, कौन सा रिलेवेंट सेक्शन है, ये बताइए। ट्रस्ट को हम साइप्रस से जोड़ कहाँ पा रहे हैं, इसमें लिखा कहाँ है, ये कहाँ बताया गया है। सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 में स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन है साइप्रस। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा
डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस और ट्रस्ट कहाँ मिलते हैं आके, उसमें वर्ड हम फिर से पढ़ दे रहे हैं एक बार फिर से। सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। द कोर्ट में alter the original purpose of an express or constructive trust, ठीक है। The court may alter the original purpose of an express or constructive trust created for public purposes of charitable or religious nature। religious nature वहां पे भी था, पैमसल वाले केस में भी रिलीजन के लिए था, तो कंफ्यूज नहीं होना एकदम, ठीक है। and allow the property or income of such trust or any portion thereof to be applied Cyprus। अब उसमें लिखा हुआ है in one or more following circumstances, तो वो circumstances में भी आप मत जाइए, अभी बस ये हम रिलेट कर रहे हैं कि ट्रस्ट एक्ट साइप्रस कैसे रिलेट कर रहे हैं सीपीसी में जाकर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ये सबसे टफ पॉइंट है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बेशक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में चले सबसे legislation related to charitable trust। Public charitable trust in India are mainly governed by Indian Trust Act 1882 and also various relevant state acts where the public charitable trust may be registered। कहा जा सकता है कि स्टेट एक्ट में बोल दिया कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हैं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, स्टेट की अथॉरिटी है। क्यों अथॉरिटी स्टेट की आ रही है उसका आंसर लिखते हैं। Since charities comes under Schedule 7, लिस्ट दिया हुआ Schedule 7 में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है ना। Since charities comes under Schedule 7 of Indian Constitution at entry number 10 of the in the concurrent list, तो कॉन्करेंट लिस्ट है तो क्या सेंट्रल भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो हमारे पास इंडियन ट्रस्ट एक्ट तो 1882 का है ही है सेंट्रल का, और उसके अलावा स्टेट ही बना रहा है, बॉम्बे ने भी बनाया, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बना सकता है, इंडाउमेंट के लिए, किसी तरह की ट्रस्ट के लिए वो बना सकता है। तो द सेंटर एंड द स्टेट बोथ हैव द लेजिस्लेशन ओवर द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो कुछ लॉज जो दिए गए हैं आपके पास वो देख लीजिए। अदर लॉज एप्लीकेबल टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर रिलीवेंट कर दिया। इंडियन स्टैम्प, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो स्टैम्प ड्यूटी तो देनी पड़ेगी सरकार को। घर भी आप लोग लेने जाएंगे जब अच्छा खासा आप लोग के पास पैसा आएगा, रेगुलरली जॉब होगी, तो आप लोग ने मान लो सपोज दैट घर लिया या इमूवेबल प्रॉपर्टी ली, आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी उसकी, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट भी लग रहा है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट है, ये भी आपका जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रिलीजियस पब्लिक ट्रस्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हो सकता है। आपका इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा जो क्वेश्चन था वक्फ वाला, तो उसके लिए स्पेसिफिकली पर्सनल लॉ है। अब यहाँ पे हमने किससे रिलेवेंट नहीं कर रहे हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट से रिलेवेंट नहीं कर रहे हैं, इसको किससे कर रहे हैं, मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923। इनकम टैक्स एक्ट में बताया कि 11, 12, 3 में 13 में एग्जम्पशन मिलता है। उसके बाद कंपनीज एक्ट में भी है, फॉर नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो होती हैं उनके लिए यूज होता है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी यूज होता है। और अगर एक स्टेट का एक्ट पकड़ना चाहे तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। चैरिटेबल ट्रस्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने समझा। पहला चीज कोई क्वेश्चन, दूसरी चीज फिर व्हाट डू मीन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। तो सिंपली चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में जब भी बात करेंगे तो आप अल्ट्रुइज्म की बात करेंगे। जब हम ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं, हम रिलेवेंट प्रोविजन तो देखेंगे, थोड़ा ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट देख लेंगे, रिलेवेंट मीनिंग तो हमको समझ में आ जाए। तो अल्ट्रुइज्म की बात करेंगे। अल्ट्रुइज्म मतलब दूसरों पे उपकार करने की बात। उस पर बात करेंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, मेरिटस होनी चाहिए। जब मेरिटस है वो, उसका पर्पस पहले से डिफाइन है कि चैरिटी पे हो रहा है काम, तो वो चीज़ हम लोग पहले से क्लैरिफाई कर लेंगे, ये स्पेसिफिकली बना है चैरिटी के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक केस देखा हमने, देवकी नंदन वर्सेस मुरलीधर 1957 है केस, उसमें पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस बता दिया गया। अगर स्पेसिफिक या प्राइवेट मेंबर है तो प्राइवेट ट्रस्ट है, पब्लिक एट लार्ज के लिए तो पब्लिक है। अगर उसमें नंबर जो है असर्टेन्ड है तो वो प्राइवेट है, अगर नंबर असर्टेन्ड नहीं है या लार्ज के लिए है
तो प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया उसमें क्या 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 चैरिटेबल पर्पज होंगे, रिक्वायरमेंट क्या होगी सबसे पहले। तो पहला क्या है कि उसमें जो है वो चैरिटी कैसी हो, चैरिटेबल क्या होना चाहिए, चैरिटेबल में एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल। उसके बाद पब्लिक बेनिफिट के लिए, उसके बाद चैरिटेबल नेचर की होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं बता दिया गया CIT वर्सेस पैम्सन में, जो कि 4 तरीके के हैं, जिसमें क्या है रिलीफ ऑफ पॉवर्टी है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन है, या अदर पर्पस जो कि बताए कम्युनिटी के बेनिफिशियल के लिए, पर उन पहले 3 पे फॉल नहीं कर रहे हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस हमने पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस को हमने रिलेट किया ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में लेके जा सकते हैं एज नियरली एज पॉसिबल, कि लगभग उसके करीब अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। इसके रिलेवेंट प्रोविजन भी देख लेते हैं। सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें एक एग्जांपल हमने आपको बताया जो शादी करने वाला था, ठीक है ना। उसके अलावा वहां पे जब उसको नियरली उसकी जो सब्सिक्वेंट कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हम आ रहे हैं CPC में 92 सब क्लॉज 3 में, वहां पे कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है फॉर पब्लिक पर्पसेस। यहीं पे आके मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस और ट्रस्ट 19 सब क्लॉज 3 में। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, इनकम टैक्स में, क्योंकि हमको चैरिटेबल पर्पस चाहिए। चैरिटेबल पर्पस डिफाइन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। अब वहां पे पर्पस स्पेसिफिकली बता दिया, पुअर के लिए, एजुकेशन के लिए, या मेडिकल पर्पस के लिए, या फिर एज सच कोई पर्पस जो डिफाइन किया गया। फोर्थ पर्पस हमेशा ऐसा ही है जो एग्जॉस्टिव इन नेचर है, ठीक है ना। अब इसके बाद बता दिया गया है कुछ जगह पे जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस अप्लाई होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, जब वो पर्पस एक्सप्रेस हो पर उसका नेचर चेंज कर दे, या फिर हमने जो गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट ही उस चीज के लिए ना हो, या फिर स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि वहां पे जो कोर्ट है उसने डिसाइड किया है, उसका फुलफिल नहीं कर पा रहा है इंटेंशन, तो कोर्ट डिसाइड कर रही है कि कैसे होगा। अब कोर्ट जब डिसाइड करेगी तो सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 में कर रही है, ठीक है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बना के। और स्पेसिफिकली बता दिया गया अगर विल के थ्रू कोई ट्रस्ट क्रिएट की गई है तो स्ट्रिक्टली हमको इंटेंशन ऑफ द सेटलर फॉलो करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल और रीसेंट देते हैं, अभी तुरंत ही आएगा। रतन टाटा की आज विल ओपनिंग है, उनकी डॉग का नाम टीटू है, ठीक है। उसको भी मिला, शांतनु उनका अटेंडेंट था, उसको भी उसका भी लोन वापस हुआ, ठीक है। तो विल पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है। तो अब जब भी कोर्ट में आगे कभी ट्रस्ट के रिलेटेड होगा तो इंटरप्रिटेशन जो होगा उनकी विल के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सेटलर यानी रतन टाटा की जो विल है उनकी विल से स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन होगा, उनके इंटेंशन को फुलफिल किया जाएगा। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब कोर्ट अपना कंस्ट्रक्टिव करेगी और उसको भी जो नया अपना इंटेंशन बनाएगी कोर्ट वो भी एज नियरली एज पॉसिबल ऑफ रतन टाटाज इंटेंशन फॉर द विल होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर कोई दिक्कत अभी परेशानी समझ में आई बताइए, ठीक है। अभी आज ही आया है रतन टाटा के विल का, तो ये थोड़ा सा रिलेवेंट आप कर सकते हैं। चैरिटेबल पर्पस आपको बता दिया गया। अदर लेजिस्लेशन कौन कौन से थे, IT एक्ट में है, वक्फ एक्ट में, रजिस्ट्रेशन में, इनकम स्टैट है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है, हिंदू रिलीजियस है, उसके बाद इनकम टैक्स कंपनी है, और जो हमने बताया कि ये कॉन्ग्रेंट लिस्ट में शेड्यूल 7 एंट्री नंबर 10। बाकी तो अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं किसी को। सर आपने डॉगी का नाम नहीं लिखा है, तो मुझे नौकर लिए दे गए हैं फिर मैंने कहा नहीं पर डॉग है वो। क्या क्या सॉरी, अरे जो रतन का डॉग है तो ये बोली नौकर है क्या, मैंने नौकर का डॉग है। टीटो हाँ तो क्या डॉग है, टीटो ही इज अ डॉग लवर ना। लास्ट में 2 मंथ्स बैक एक हॉस्पिटल भी खोला है, एक मूवी ट्रस्ट के नाम पे ही खोला है। बोलो, अब आप लोग को और एप्लीकेशन बढ़ गया है ना, जितना रतन टाटा को आप लोग जो एक्सप्लोर करोगे उतना आपको ट्रस्ट के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो लीगली आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये एग्जांपल हमने इसलिए दिया क्योंकि हम भी नॉर्मली अगर ट्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एक आइडियल अगर कोई माइंड लेके चले तो उसके दिमाग में रतन टाटा जी का नाम तो ऑब्वियसली आएगा, इज वन ऑफ द रिनाउंड पर्सनैलिटी एज वी नो। सो अगर उनके ट्रस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो आपको रिलेट करने या रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा चैरिटी तो मेरे ख्याल से तो अभी तक तो मुझे नहीं पता, बाकी अगर आप लोग पता चले तो बताइएगा। बट इसमें जो है यहाँ पे आपने क्लैरिफाई कर दिया कि चैरिटेबल ट्रस्ट में स्पेसिफिकली एक बेसिक आइडिया आप लोग को मिल गया होगा। और आप लोग जब पेपर में MCQ सॉल्व करिएगा, अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए उसमें देखिएगा, सॉल्व करके अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम लगे तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।